टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। GS1 के सोसाइटी में पूछ सकता है और इसका एक GS4 में एथिक्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, मिलकर बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि UNFPA एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है हर साल की तरह इस साल भी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। मतलब पूरे विश्व की पॉपुलेशन रिपोर्ट वो निकालती है, उसकी स्टेट क्या है, उसका कंडीशन क्या है, दैट इज द मेन कंसर्न। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? UNFPA। तो उसकी रिपोर्ट निकाली है 2021 में, जिसका टाइटल दिया है माई बॉडी इज माई ओन। मेरा शरीर सिर्फ मेरा है। ठीक है, इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स पर जान लेते हैं। द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। पहला, 55% of women are empowered to make choices over healthcare, contraceptives, and ability to say yes and no to sex. So that means 45% do not have the voice or are not empowered to say no. That is very, very, very detrimental to their health and also democracy जैसे शब्द के लिए बहुत ही anti है। दूसरा, 75% of the countries legally ensure full equal access to contraceptions. 25% countries do not have made accessible the contraceptives. So that means यहाँ पे भी एक दिक्कत है। Next, 80% of the countries have laws supporting sexual health and well-being. 56% of the countries have laws and policies supporting comprehensive sexuality education. इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो ये है कि एक यहाँ पे मेल जो डोमिनेंस जो होती है ओवर वुमेन्स बॉडी, दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या इसका अनुमति लिया जाता है? क्या इनका यस और नो कुछ मायने रखता है? क्या इनका इस वुमेन की इच्छा उसकी ज़रूरतों ये वो कह सकती है खुलकर, जैसा कि ये कह सकता है? तो इस तरीके की बातें हैं। चलिए इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं फिर से। द रिपोर्ट मेजर्स वुमेन्स एक्सेसिबिलिटी टू बॉडीली ऑटोनॉमी। अपने शरीर के ऊपर ऑटोनॉमी, ये एक्सेस कितना परसेंट लोगों के पास है? थ्रू देयर पावर टू मेक देयर ओन चॉइस, ओन डिसीजंस अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, केयर, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एंड सेक्सुअल रिलेशंस, ये मेजर करती है। दूसरा, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन मेनी कंट्रीज, इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड एन एवरेज वुमेन एंजॉय जस्ट 75% ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ मैन। तो 75% जो लीगल राइट्स वो सिर्फ एंजॉय करती हैं, बाकी नहीं कर पाती। एंड 25% माई फ्रेंड्स इज अ लॉट नंबर। WHO defines reproductive health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes. Reproductive matters encompass rights that enable individuals to make informed choices and decisions regarding their sexual and reproductive health needs, and to do so free from discrimination, coercion, and violence. तो इससे एक मिलता जुलता मैं आपको इशू बताता हूँ, जो अगेन GS1 में भी पूछ सकते हैं सोसाइटी और GS2 में भी पूछ सकते हैं। वो ये है, जो रिलेटेड इशू है वो ये है, ये इशू मैरिटल या मैरिटल रेप। दिस इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली। बट व्हाई इट इज नॉट बीन मेड अ क्राइम? परहैप्स बिकॉज द डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर फीमेल बॉडी, द डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर फीमेल बॉडी एंड समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़के की इच्छा होती है टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद वुमेन, तो सिमिलर इच्छा लड़कियों को भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़की की हुई तो देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये दूसरी बात, अगर एक तरफा रिलेशन शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का शुरू करने की कोशिश कर रहा है एक काइंड ऑफ रिलेशन, एन इंटीमेट रिलेशन, ही बिलीव्स दैट ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द राइट ओवर अ फीमेल बॉडी, बट द फीमेल कैन नॉट से नो बिकॉज शी न्यू दैट उसकी ना की कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एक और चीज़ रिलेटेड है, दैट इज एक और चीज़ रिलेटेड है, दैट इज planning, family planning. Family planning. What is the percentage of women, how much of Indian women actually do participate in the family planning? Is the entire family planning is been done by the male counterpart? या कितना percentage of family planning में women की role रहता है? Can she say anything? That is another area of discussion. In India, according to the National Family Health Survey, round number 4, which was conducted in 2015 to 16, it says that only 12% of the currently married women independently make decision about their own healthcare. Only 12%. This is a glaring discrimination against women. This is a glaring discrimination against women, which is happening in India. Regarding the power to decide about the use of contraceptions, only 8% of the currently married women do it independently. That means the power to decide about the usage of the contraception, वो मना कर सकती हैं या उसको यूज़ करने के लिए अपना काउंटरपार्ट, अपना हस्बैंड को बोल सकते हैं। Only 8%. सोचिए, nearly 1 in 10 women, it is the husband who largely takes the decision about the use of contraceptions. बताइए, मतलब कि unwanted pregnancies plus abortions
shuns plus maternal health care plus feticide plus child abuse. आई एम सेइंग दिस चाइल्ड अब्यूज़ बिकॉज जिस बच्चे को आप इस दुनिया में लाने वाले हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हैं तो उसको आप लाइए ही मत। लेकिन अगर आप बावजूद आप अपनी हैसियत के बाहर जाकर के एक बच्चे को ले आते हैं इस दुनिया में और फिर उससे मजदूरी करवाते हैं या उससे उसको ठीक से रख नहीं पाते हैं, आप उसको बाहर किसी जगह पर फेंक आते हैं, इवन दैट इज़ एन अब्यूज़ अकॉर्डिंग टू माई सेंस ऑफ जस्टिस। ये अनवांटेड ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ओनली 1 out of 10 ऐसे में 9 केसेस में हस्बैंड जो है वो खुद डिसीजन लेता है कि वेदर टू यूज कॉन्ट्रसेप्शन और नॉट। सो ओनली हिज प्लेजर, only the pleasure of the men is considered since ages. That is the issue here. Next, information provided to the women about the contraception is very limited. Most of the women do not even know तो क्या ही वो यूज़ करने के लिए कहेंगे. Only 47% of women using the contraception were informed about the side effects of the method. So तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ये इन्फॉर्मेशन। क्या क्या बैरियर्स है वुमेन के सामने to their reproductive health? Number 1, lack of accessibility. The decision about contraceptions and about reproductive health care sometimes impeded by the distance to the clinic and the facilities. एक क्लिनिक है और ये क्लिनिक उसके घर से, उस वुमेन के घर से मान लीजिए 50 किलोमीटर दूरी पे है और ये उसका घर है। हर छोटी बड़ी चीज़ जानने के लिए उसको या अपने आप को दिखाने के लिए उसको 50 किलोमीटर का अप डाउन करना पड़ता है। दैट ऑल्सो इम्पीड्स, रोक लेता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली चीज़ है, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन इंडिया कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस डिले, कल जाएंगे परसों जाएंगे, और डिनाइल, अरे कुछ नहीं हुआ है, घर वाली कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा अपने आप से, पता नहीं कहाँ से अपने आप से ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग हैं। सो डिले और डिनाइल इन एक्सेसिंग सेफ क्वालिटी एंड लीगल अबॉर्शन केयर। नेक्स्ट, इससे मैटरनल मोर्टालिटी भी बढ़ती है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट इससे ही बढ़ती है, इससे बढ़ती है। Availability related issues, absence of adolescent and youth responsive services, shortage of preferred methods of contraception, poor quality and poorly managed services that are staffed by judgmental providers, etc. lack of privacy, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको लगेगा कि अवेलेबिलिटी का अभाव है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 चीज़ें, शॉर्टेज ऑफ प्रेफर्ड मेथड, कौन सा मेथड बेस्ट है as far as the contraception is concerned, nobody is being given that proper information. दूसरी चीज़ें पुअर क्वालिटी भी एट टाइम्स आ जाती है उसकी। इसके अलावा जो स्टाफ आपको ये सर्विस दे रहा है, ये जो स्टाफ आपको ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कभी कभार वो जजमेंटल हो जाता है आपकी तरफ, इसीलिए कई लोग जो है पेपर में लिख के देते हैं, इधर उधर पूछ पाछ के देखते हैं, फिर लेने जाते हैं। तो ये सब क्या है? लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा सा क्राइम हो रहा है। आई बिलीव कि इस चीज़ से जूझने के लिए ये सारी चीज़ें, ये जो ऑनलाइन बिकने लगा है, दैट हैज़ been a boon to many of the educated men and women who wants to use these kind of products. और लैक ऑफ प्राइवेसी भी इस इशू को भी ऑनलाइन बचा लेता है। मतलब अगर आप अपनी शक्ल दिखा करके दुकान में ले जा रहे हैं तो कल को उसी दुकान में अगर कोई, आजकल बहुत सारे एड्स भी आते हैं, एक लड़की वहाँ पे गई, वो मांग रही है एक पैसा प्रोडक्ट, और सर तुरंत उसके पिताजी उसी दुकान पे आते हैं, तुम बेटा कॉलेज नहीं गई, तो उसी वक्त वो जो सर्विस वाला है वो आपको दिखाता है कि देखिए मैडम आपने ये मंगाया था। तो ये बहुत बड़ी सी क्राइम हो जाती है, उस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश यहाँ करें। नेक्स्ट इज inadequate policies, non-recognition of marital rape. This is exactly I was talking about. Non-recognition of marital rape, absence of comprehensive sexuality education as per the international standards. Health system guidelines may be based on the more conservative interpretation of law. हम लोग एक तरफ conservatives हैं और ये conservative thinking के लिए हम लोग क्या करते हैं? This conservative thinking leads to a kind of a discrimination. Leads to a kind of a discrimination which is obviously against the women. So ये चेन, ये विशियस साइकिल अगर बंद नहीं हुआ तो इट विल बी वेरी 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 रिस्की इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट, मैरिटल प्रैक्टिसेस, वुमेन एक्सपीरियंसिंग अब्यूज इन मैरिजेस एंड मोर लाइकली टू टेस्ट पॉजिटिव फॉर HIV and other sexuality transmitted infection. The women are experiencing abuse, मतलब more likely to test positive for. Also the study in India documented negative reproductive health consequences of child marriage. तो आप इस चीज़ को समझे कि चाइल्ड मैरिज जैसे जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैरिटल स्टेटस पे, शादीशुदा औरतों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें। UNFPA के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी और इट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और ये क्या चेक करती है, प्रमोट भी करती है राइट ऑफ एवरी वुमन एंड मैन एंड चाइल्ड टू एंजॉय द लाइफ ऑफ हेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और ये एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इट सपोर्ट्स कंट्रीज इन यूजिंग पॉपुलेशन डेटा फॉर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जितना अच्छा पॉपुलेशन होगा उतना ही हम लोग, जितनी हमारी एक्चुअली हमारे पास पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ही हम लोग अच्छा बढ़िया प्रोग्राम और पॉलिसीज बना पाएंगे टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू एंश्योर दैट एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी बर्थ इज सेफ, every young person is free of HIV and every girl and woman is treated with dignity and respect. ठीक है, so these are the things. Next,
एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होती है जो कि एक बैरियर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अनइक्वल एक्सेस बाय एडोलेसेंट्स टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये तो बताया नहीं जाता है। मतलब इनफैक्ट अभी भी घर पे अगर कोई इसके बारे में बात कर ले तो छुप छुप के बात करते हैं, तुम बेटा बाहर जाओ, बड़ों की बात है। जबकि एडोलेसेंट एज में आई थिंक ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना रिस्क कम हो सकता है। शेयर इन द सेंस उनको समझाना है, इट्स लाइक एन इन्फॉर्मेशन टू देम। तो जितना जल्दी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इन चीज़ों से उतना बेहतर हो सकता है। Structural obstructions, religion and gender norms can influence the extent to which laws are implemented and enforced. ये religion, बहुत सारे रिलीजन में जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन को काइंड ऑफ प्रमोशन किया गया है या लीगलाइज किया गया है। तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लॉज हैं जो उसके ही रिलेशन में, उसको दिमाग में रख करके, ये पर्सनल लॉज को दिमाग में रख करके एनफोर्स किए जाते हैं या इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इन सब में भी क्या होता है कि ये एक्सेस जो चीज़ है या उनकी राइट्स की, रिप्रोडक्टिव राइट्स की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया है कई बार और जस्टिफाई कर दिया गया है द रिलीजन। तो ये चीज़ें भी एक बहुत अहमियत रखती हैं एक नेगेटिव, एक बैरियर की तरह। Lack of related data. Women's informed decision in making is poorly measured. कितने % लड़कियों को अपने ऊपर एक वो जो भी डिसीजन ले रही हैं वो अपना खुद से ले रही हैं कि नहीं ले रही, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलता है। डेटाज आर ऑफन मिसिंग एंड नॉट रेगुलरली प्रोड्यूस ऑल्सो। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप किस तरीके से एक फुल फ्लेजेड एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, ये तो हमेशा से रहा है। फॉर्मल एजुकेशन फॉर गर्ल्स हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देयर एबिलिटी टू मेक ऑटोनमस चॉइसेस। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि शॉर्टनिंग ऑफ, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन को, अगर हम कर्टेल करते हैं कि हाँ इतने के बाद अब तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो क्या होगा, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट ऑन देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देयर एबिलिटी टू मेक एन ऑटोनमस चॉइस। लेकिन अगर हम लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू किया, तो ये तस्वीर अच्छी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ से जो चीज़ रिलेवेंट है वो ये है, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एनरोलमेंट रेशियो, जनरल एनरोलमेंट रेशियो लड़कियों का कम हो रहा है। और साथ ही साथ एक और जो चीज़ कम हो रही है वो है, जो बढ़ रही है इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली, वो है ड्रॉप आउट्स। तो ये ड्रॉप आउट्स जो बढ़ रही हैं, ये ड्रॉप आउट्स क्यों बढ़ रही हैं, स्कूल से बच्चियाँ क्यों निकल जा रही हैं? तो फॉर एग्जाम्पल अगर टॉयलेट स्कूल में नहीं है लड़कियों के लिए अलग से, सफिशिएंट रीज़न है कि वो ड्रॉप आउट करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो है ये लिटरेसी को हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन को शॉर्ट नहीं करेंगे, जिससे उनकी एबिलिटी टू मेक ऑटोनमस चॉइस एंड देयर राइट्स ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसको नुकसान पहुंचे। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? कुछ ग्लोबल कन्वेंशंस हैं हमारे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1996, डेफिनेटली ये इंडिया ने साइन कर रखा है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1917, ये भी इंडिया ने साइन कर रखा है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, ये भी इंडिया ने साइन कर रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द प्रीसीडिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये भी विच एनकम्पस सेवरल गोल्स एंड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड रिप्रोडक्टिव राइट्स। यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अंदर जितने सारे गोल्स लिखे गए हैं उनमें से कई सारे ऐसे गोल्स हैं जो कि डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को। ठीक है, अगर टेक्निकली बताया जाए तो 5.6 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो आप इस चीज़ को समझे कि इट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट, जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये जो 5.6 वाला है, द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज दैट गारंटी फुल एंड इक्वल एक्सेस टू वुमेन एंड मेन एजेड 15 ईयर्स एंड अबव टू द सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? पहले तो मैटरनल केयर है, देन कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग है, देन सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबींग है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन है। ये चारों पिलर्स अगर ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, देन ओनली वी कैन अचीव दिस 5.6 इन जो हमारा टारगेट है। नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक? फर्स्ट, द इंटरनेशनल सेंटर for Research on Women, ICRW, International Center for Research on Women, has identified 4 overarching themes as crucial for improving the reproductive health of youth in India. क्या क्या है देख लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, हमें एड्रेस करना पड़ेगा जेंडर बेस्ड कंस्ट्रेंट्स को टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीसरा, क्रिएट कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट। इन्वॉल्व मेन एंड बॉयज, नो दिस इज वेरी वेरी गुड एज एन इनिशिएटिव, बिकॉज इससे दो काम होंगी। अगर लड़कियों अगर इनको इंट्रोड्यूस किया गया या इनको इन्वॉल्व किया गया तो मोर सेंसिटिव बन सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स जिससे हम लोग वायलेंस भी कम कर सकते हैं ओवर वुमेन या गर्ल्स। जैसे कहा जा रहा था कि सेव आवर गर्ल्स, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि सेव आवर बॉयज़ फ्रॉम बिकमिंग डेमन्स, सेव आवर बॉयज़ फ्रॉम बिकमिंग एक बुरा करने से इनको बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो क्राइम कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है अपने अंदर से। तो वी नीड टू सेव आवर बॉयज़ फर्स्ट। अगर हमने अपने बॉयज़ को बचा लिया तो ऑटोमेटिकली विल सेव आवर गर्ल्स। Next, laws, policies, and programming must take into account the differing needs and vulnerabilities of women. The laws and policies and program must take into account the differing needs. हमें
लॉज जब बनाएंगे तो हम लोगों को वल्नरेबिलिटीज अलग होती हैं, नीड्स अलग होती हैं, वुमेन की, चिल्ड्रन की, एलजीबीटी कम्युनिटी की, माइग्रेंट पीपल सबकी अलग अलग होती हैं। तो इसको दिमाग में रख के लॉज बनाने चाहिए, इसको दिमाग में रख के पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, सपोर्टिंग लॉज जो है या पॉलिसीज जो इन प्लेस सो दैट द चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड हेल्थ वर्कर्स हैव एडिक्वेट राइट्स बेस्ड गाइडेंस ऑन द कंसेंट ऑफ। मतलब अगर जो सपोर्टिंग लॉज होंगे, ये सपोर्टिंग पॉलिसीज होंगे, उनको कुछ इस तरीके का होना पड़ेगा जिससे पेरेंट्स, बच्चे और हेल्थ वर्कर्स के पास एडिक्वेट राइट हो जाए, जिससे वो किसी को गाइड कर सके कंसेंट के बारे में, एक्सेस एसेंट के बारे में और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉनिटरिंग एंड डेटा कलेक्शन। मॉनिटरिंग इज द की टूल ऑफ मैपिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशंस, द इनेबलिंग पीरियडिक रिव्यूज एंड द प्लानिंग कोर्स करेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग, हम सब ने ये चीज़ें, या सरकार ने ये चीज़ों को इंश्योर किया, तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर या रिप्रोडक्टिव राइट्स में जितने सी बार हमारे ग्लोबल कन्वेंशन में हम लोगों ने भागीदारी ली है, जहाँ जहाँ हम लोग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमें रोक रही हैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सबके सामने लाने के लिए, ये सबके साथ उस चीज़ को बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, और इंडिया में इसकी क्या स्थिति है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2021 का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर कहा गया है, इनकी जो रिपोर्ट आई है वो है माई बॉडी इज़ माई ओन, माई बॉडी इज़ माई ओन। ठीक है, अब एक चीज़ मैं इसको बता देता हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको ना अलग से मार्क करके अलग कलर से रखता हूँ। जिसको इंटरेस्ट होगा उसको पढ़ सकता है, अदरवाइज मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट्री के ऊपर एक जजमेंट आया है। तो उसमें भी ये माई बॉडी माई राइट का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट, अगर आप लोग को इच्छा होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज इसको कम से कम पढ़ लें इसी रिप्रोडक्टिव राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।